जाएगी। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। क्लास 12th में हम बात कर रहे थे बच्चों गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की। तो लास्ट जो 7 अनुप्रयोग है, यानी 7वां अनुप्रयोग जो है उसके बारे में बात करते हैं। 7वां अनुप्रयोग क्या था बच्चों? क्या है वो? ये है कि आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है। क्या है यहां पर देखो, आप ध्यान दो, आवेशित अचालक गोले, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इससे पहले हमने गोले से संबंधित 2 अनुप्रयोग पढ़े थे। एक में था गोली कोश यानी खोखला गोला जो कि आवेशित था, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बाहर सतह पर और अंदर निकाली थी। फिर उसके बाद ठोस चालक गोला था जिसके कारण भी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर सतह पर और अंदर निकाली थी। अब इस बार हमारा है आवेशित अचालक, अचालक और क्लियर कर लो इसको, अचालक ठोस, अचालक ठोस गोले, ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये बनाया मैंने अचालक ठोस गोला। इस अचालक ठोस गोले के आयतन में, संपूर्ण आयतन है ये और अचालक है, इसलिए इसके संपूर्ण आयतन में, इसके संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। ठीक है, एक समान रूप से कितना आवेश वितरित किया गया है? प्लस कैपिटल Q। अब बच्चों बात क्या है, ये अचालक गोला जो है इसके बाहर यहां पर सबसे पहले केस फर्स्ट के बारे में बात कर ले हम। केस फर्स्ट, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, के बारे में बात करें तो देखो ये जो अचालक गोला है, इससे पहले हम चालक गोले, इससे पहले हम जो चालक गोलों की बात करते हैं, चालक गोले 2 प्रकार के होते थे, एक खोखला गोला और एक ठोस गोला। खोखला चालक गोला, ठोस चालक गोला। अब हम पढ़ रहे हैं अचालक ठोस गोला। तो ये जो अचालक ठोस गोला है, इस अचालक ठोस गोला जो अपन ने माना है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके संपूर्ण आयतन में प्लस कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाहर, गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, चित्र के अनुसार ये डॉट 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 गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना, गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो ये बाहर जो बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये जो गोलाकार गाउसी पृष्ठ है, इसके लिए हम बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के डॉट 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 गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिससे कि बिंदु P गोलाकार गाउसी पृष्ठ पर आ जाएगा। अब इस बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल मानने पर, ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल ds व E सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे, यानी कि थीटा = 0 डिग्री होगा। क्लियर? तो फ्लक्स की परिभाषा से क्या होती है? फ्लक्स की परिभाषा, ठीक है, फाई गाउसी पृष्ठ बराबर क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन E ds cos 0
तो ई बाहर इंटीग्रेशन ds, ठीक है। अब बच्चों फाई गाउसी बराबर ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन ds। ये जो इंटीग्रेशन ds है, इस इंटीग्रेशन ds की जगह क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। यहां हम लॉजिक देंगे, इंटीग्रेशन ds क्या चीज होती है, गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल होगा बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मान कितना होता है, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी दो गोले जो थे उनके अनुप्रयोग जब पढ़ाए थे, तब मैंने आपको कहा था कि गोला कोई सा भी हो, गोला कोई सा भी हो, समीकरण नंबर 1 हमेशा ये बनेगी फाई गाउसी बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी फिक्स है, स्मॉल आर स्क्वायर ही आएगा और समीकरण नंबर 1 बनेगी। फिर इसके बाद समीकरण नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। समीकरण नंबर 2 जो बनेगी वो किससे बनती है बच्चों, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या बताओ, फाई गाउस सी पृष्ठ, गाउसी पृष्ठ से जुड़ा हुआ फ्लक्स लिखेंगे हम गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि ये डॉट 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 डॉट, ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल कितना आवेश दे रखा है अपने प्लस कैपिटल क्यू, इस प्लस कैपिटल क्यू कुल आवेश जो भी गाउसी बंद पृष्ठ के अंदर है, डिवाइड बाय क्या कर दो, एप्सिलॉन नोट कर दो। ये हो जाएगी आपकी डॉट 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 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है बच्चों, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और समीकरण 2 क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो प्रकट करता है ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देखो इधर ये जो एप्सिलॉन नोट है ये 4 पाई के साथ देते हैं, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर का मुझे भाग लगाना है, तो ये नीचे आर स्क्वायर, ऊपर यहाँ पर कितना लिख दिया क्यू, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को हम क्या बोलते हैं के, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसके वेक्टर चिन्ह लगाता हूं तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी मुझे ओपी के अनुदिश, ऐसे। तो इस तरह से यहां पर मेरे को एक चीज और लिखनी चाहिए, वो है ई आउट, यानी कि ये बाहर के लिए हमने निकाला है ओ यू टी, ई आउट। क्लियर। तो बच्चे लोग आपको ध्यान देना है कि आवेशित गोलाकार, आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आया था, जैसे कि हमने चालक गोले के लिए बात की थी। चालक गोले 2 प्रकार के थे, एक खोखला गोला था और एक ठोस गोला था, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो आपकी समीकरण आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ओपी के अनुदिश, इस समीकरण को हम डाल देंगे 3। अब हम बात करेंगे केस सेकंड के बारे में। केस सेकंड जो है वो क्या होता है, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाए, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा। अतः समीकरण 3 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर क्या आ जाएगा बताओ, ई सरफेस बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे, वही ओपी के अनुदिश, ठीक है। चलो ये केस सेकंड भी हुआ। अब बच्चों अचालक गोले का जो केस थर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे और उसको बड़े ध्यान से समझेंगे भी। केस थर्ड, इसको स्टार लगा ले ऐसे, जब बिंदु P गोले के, कौन सा गोला है ये, अचालक,
अचालक हो लिख देता हूं, के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो। अंदर स्थित होगा तो स्मॉल आर लेस देन क्या होगा बच्चों, कैपिटल आर। स्मॉल आर का मान जो है गोले की त्रिज्या से कम होगा। देखो फोटो बनाते हैं। यहाँ पर केस थर्ड जब है आपका, तब आपको फोटो जरूर बनाना है। ठीक है, एक बात और मैं बताता हूं आपको, अचालक गोले के लिए, अचालक गोले के लिए आपको, क्योंकि आवेश अचालक गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई बल रेखाएं गोले पर प्रदर्शित नहीं करनी है। क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, ये रहा बिंदु O, ये रहा बिंदु P। ठीक है, ये बिंदु P। तो यहां पर डॉट 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 ऐसे, ठीक है, ये गोलाकार गाउसी पृष्ठ अपन बना लेंगे। यहाँ पर अल्पांश सदिश ds और E सदिश दोनों के बीच एंगल ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ रही बात से। तो अब बच्चों ध्यान दें आप, ये बिंदु O। क्लियर। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है कि ds सदिश और E सदिश के मध्य कोण थीटा बराबर कितना हो गया, 0। फिर अब बच्चों बात क्या है, जब हम अंदर होंगे तब हम क्या करेंगे, वही फर्स्ट समीकरण किससे बनाएंगे, फाई गाउसी। ये जो अंदर आपने डॉट 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 गाउसी पृष्ठ माना है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स लिख रहा हूं, तो वो इंटीग्रेशन E ds कोस 0 क्या आएगा बच्चों, E बाहर इंटीग्रेशन ds। फिर आप अच्छी तरह से जानते हो कि E और ds की वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 बनती है, फिक्स है बच्चों, इसमें कतई आंख नीच के आप 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर लिख देंगे। ये क्या चीज है, ये लॉजिक दिया हमने, चूंकि इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, यानी ये क्या चीज है, ठीक है, गोलाकार गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर ये समीकरण नंबर 1 बन गई। समीकरण नंबर 2 किससे बनाएंगे, गाउस के नियम। समीकरण नंबर 1 तो हमेशा फिक्स है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बनती है। समीकरण नंबर 2 फाई गाउस से बना रहे हैं। अब ध्यान दो इधर, जब हम गाउस के नियम से समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, ध्यान दें, जब हम गाउस के नियम से समीकरण नंबर 2 बनाते हैं तो सभी बच्चों को ध्यान देना है। ठीक है, क्या होगा, इस पूरे गोले जिसकी त्रिज्या कैपिटल R थी, यहां ध्यान दें, इस पूरे गोले जिसकी त्रिज्या कैपिटल R थी, ये बिंदु सेंटर था O, तो इस कैपिटल R त्रिज्या के पूरे गोले में, ठीक है, प्लस कैपिटल Q आवेश वितरित था। कितना आवेश था ये, इस कैपिटल R त्रिज्या के गोले के संपूर्ण आयतन में प्लस कैपिटल Q आवेश वितरित था। तो अब आपके लिए ये जो डॉट 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 ये जो गोला है, तो इस गोले के अंदर कितना आवेश होगा, कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा। पूरा क्यों होगा, क्या नहीं होगा, ये छोटे गोले के अंदर जो आवेश होगा वो तो कम होगा ना, कम होगा। तो मान लिया कि वो आवेश कितना है, स्मॉल क्यू है। कितना है बच्चों, स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, माना, क्या करा बच्चों, माना। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपने छोटे गोले के अंदर जो आवेश माना है, ये क्यों माना है, तो इसकी कैलकुलेशन तो होगी, यानी इसकी गणना तो हमको करनी पड़ेगी कि ये अंदर छोटे वाले गोले के अंदर कितना आवेश है। छोटे वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल r। ठीक है, तो ध्यान दें, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि 4/3 पाई r कैपिटल Q आयतन में कुल आवेश कितना है बच्चों, Q, इसलिए एकांक आयतन में कितनी होगी बच्चों, Q/4/3 पाई r Q। ये क्या हुआ बच्चों, एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो। रो क्या चीज हुई, आयतन आवेश घनत्व, ये भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, और तीसरा होता है बच्चों आयतन आवेश घनत्व। इसका यहाँ पर पहली बार यूज हुआ। तो ये एकांक आयतन में जो आवेश है, ठीक है, उसका मान हमको पता पड़ गया। अब हमारा ये जो छोटा गोला है, ये जो छोटा गोला है, छोटे गोले का आयतन इसलिए
छोटे गोले यानी 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब है, ये आर स्मॉल क्यूब। आयतन में कितना आवेश होगा, रो। एकांक आयतन में आवेश कितना है, रो। तो छोटे गोले में कितना आवेश होगा, उसके आयतन से हम गुणा कर देंगे। ये जो मान आया है आपका वो क्यू के बराबर होगा, क्योंकि इस छोटे गोले के अंदर जो आवेश था वही हमने माना था। इस स्मॉल क्यू का मान कितना आया, रो इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू। ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुने। सब बच्चे ध्यान देंगे कि जब, देखो ध्यान दें, सब बच्चे ध्यान देंगे, वो ये कि अब यहां पर जो आपकी समीकरण नंबर 1 थी वो थी E इंटू 4πr²। ये समीकरण नंबर 1 फाई गाउसी, वापस से लिख देता हूं, E इंटू 4πr²। समीकरण नंबर 2 थी आपकी गाउस के नियम से फाई गाउसी बराबर स्मॉल क्यू, जिसकी वैल्यू आई थी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। हम क्या करेंगे बताओ, समीकरण नंबर 1 व 2 दोनों ही, समीकरण 1 व 2 दोनों ही, ठीक है, किसको बता रही हैं, गोलाकार गाउसी पृष्ठ से जुड़े हुए फ्लक्स को बताती हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या करेंगे, E 4π स्मॉल r² इज इक्वल टू रो क्या चीज है, रो क्या चीज है, एकांक आयतन में आवेश का मान। इसका मान कितना है, कैपिटल Q बटे 4/3 पाई आर कैपिटल Q, ये है। ठीक है। तो रो 4/3 पाई आर स्मॉल Q, ये हमने Q का मान रखा, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट कर दिया। अब बच्चों जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो ई इन अचालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई आपकी 1/3, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ एप्सिलॉन नोट लिख दिया अपन ने। ये r², इधर जो r² था उसका भाग लगेगा, यहां क्या बचा, रो और r3। ठीक है। अब बच्चों यहां पर ध्यान दें, ये तो r² का भाग लगा है, यहां पर r³ था, तो ये कितना हुआ, 1r से 1r कैंसिल हुआ, यानी ρr/3 एप्सिलॉन नोट, ये आंसर आया। क्लियर। तो बच्चे लोग आपको यहां देखना है कि ये आंसर आया। अब ये आंसर किस बात को बताता है, ठीक है, सभी बच्चे इस चीज पर, ये जो आंसर आया है उस पर फोकस करें। ये जो आंसर आया है ई इन, ठीक है, इसकी वैल्यू है बच्चों रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। अगर मैं वेक्टर साइन लगाता हूं तो इस आर के भी वेक्टर लगेगा। ठीक है, बाकी सब अधिक राशियां हैं। अब बच्चों ये इस बात को बताता है कि इस अचालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, आर वेक्टर। आर को बढ़ाएंगे तो ई का मान भी बढ़ेगा, ऐसे। ठीक है, आ रही बात नहीं कि नहीं आ रही है। अब बच्चे लोग आगे हम बात करते हैं। तो ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो गया, आर बढ़ेगा तो ई इन यानी के अंदर चालक गोले, अचालक चालक गोले के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। क्लियर। अब बच्चों हम आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें आप। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखें कि अब हम यहां पर अचालक गोले के कारण ई आउट बराबर लिखते हैं तो KQ अपॉन स्मॉल r²। ठीक है, ई सरफेस लिखते हैं तो KQ अपॉन कैपिटल R², और ई इन लिखते हैं तो आता है आपका रो स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहां पर OP के अनुदेश, यहां भी OP के अनुदेश,
वैसे तो यहाँ जो आर सदिश बताया है लगाया है मैंने, ये भी ओपी के अनुदिश बताता है, क्योंकि केंद्र ओ से बिंदु पी की दिशा में ही आपको इंगित कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 आए। अब बच्चों आपसे कहा जाए कि ग्राफ बनाए, तो आप इस एक्सिस पर क्या लेंगे आर, इस एक्सिस पर क्या लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम गोले के केंद्र से धीरे धीरे गोले के अंदर ही चले, तो यहाँ पर स्मॉल आर, केवल एक्स एक्सिस पर चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। यहाँ पर आ जाए, ये ग्राफ आप पहले से ही जानते हैं कि ऐसा आएगा, ई आउट 1/r, आर बढ़ाओगे ई घटेगा। क्लियर। उसके बाद अगर आप यहां पर बात करें तो सरफेस पर देखो, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई इन, यहां पर अगर ई इन की बात करें हम, ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आ रही है, मैंने अभी आपको बताया भी था, ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, आर बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा। तो अगर मैं यहां पर, ठीक है, आर का मान 0 कर देता हूं, यानी बिंदु पी उठकर कहां पर आ जाता है, बिंदु पी उठकर अचालक गोले के केंद्र पर आ जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर कितनी होगी 0। तो ये ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गोले के सतह की ओर बढ़ूंगा, जैसे ये गोला था सेंटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं है, केवल सेंटर पर 0 है। जैसे जैसे मैं सतह की ओर बढ़ूंगा वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा ऐसे, और एक समय ऐसा आएगा जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मैक्सिमम यानी कि अधिकतम हो जाएगा, ई मैक्सिमम ऐसे। ठीक है, कहां पर, सतह पर अधिकतम हो जाएगा, उसके बाद वापिस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग से संबंधित 7, ठीक है, अनुप्रयोग पढ़ाए। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर मैंने 7 अनुप्रयोग पढ़ाए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि सर ये जो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको आप रो के रूप में ना लिखकर स्मॉल आर और कैपिटल आर के रूप में लिखो, तो बड़ा सिंपल है। ई इन बराबर, देखो इस सूत्र को हम ऐसे भी ले सकते हैं, रो आर अपॉन कितना था 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये जो रो है, ये रो क्या चीज थी, आवेश के रूप में लिखो सर, तो 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू, ये एकांक आयतन में आवेश का मान था, इनटू आपने स्मॉल आर लिख दिया, नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट है ही। तो क्या आया बच्चों बताओ। देखो हमारे पास यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4/3 पाई आर क्यूब को नीचे लेके आना है, तो मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से लिया मैंने, ये एप्सिलॉन नॉट पहले से नीचे है, ये तो है ही। अब यहाँ पर देखो 4 चला गया, पाई चला गया, ये आर क्यूब भी मैंने लिख लिया। अब ये वाला जो 3 था, ठीक है, वो डिवाइड बाय 3 यहाँ था, यानी ये वाला जो 3 है, ठीक है, ये वाला जो 3 है वो यहाँ का जो 3 था एप्सिलॉन नॉट, ये 3 जो था एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने इधर लिया, इस 3 के पास चला गया। तो बच्चों ये पूरा मटेरियल नीचे आ गया, ऊपर बचा क्यू आर। ठीक है, 3 से 3 क्या हो गया, ये कैंसिल। क्या आंसर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे हम, के, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये आंसर हुआ। तो ई इन, अगर वेक्टर साइन लगाएं तो देखो के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, केवल कौन वेरिएबल है, आर। अगर इस आर का मान मैं 0 कर देता हूं तो सेंटर पर, और अच्छी तरह से लिख लो आप, सेंटर पर, अचालक गोले के सेंटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, के क्यू आर की वैल्यू 0 अपॉन आर क्यूब, यानी कि कितनी होगी 0। यानी कि आपका ग्राफ जो होगा वो 0 से प्रारंभ होगा और सीधी लाइन जाएगी कब तक, अचालक गोले की सतह, और उसके बाद सतह के बाहर जब आप निकलोगे तो वापस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। क्लियर। चलो अब हम आगे बात करते हैं, ये मैंने बात की बच्चों 7 अनुप्रयोग की, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। 7 अनुप्रयोग के बाद बच्चों यहाँ पर 2 बहुत ही अच्छी और 2 एप्लीकेशन यहाँ पर और हैं। 2 एप्लीकेशन नहीं है, वो रिलेटेड हैं, गाउस के नियम से संबंधित नहीं है, गाउस के नियम की से संबंधित अनुप्रयोग तो यहीं पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं
इसमें पहला टॉपिक है ऊर्जा घनत्व। क्या है बच्चों? बच्चों चैप्टर नंबर 2 हमने गाउस के नियम से संबंधित सारे अनुप्रयोग आपको पढ़ा दिए। क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 जो है गाउस के नियम उसको और उसके अनुप्रयोग में जब हमने अनुप्रयोग सारे पढ़ा दिए, उसके बाद भी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक्चुअल में और उनसे संबंधित सूत्र जो हैं और बच जाते हैं, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पहला टॉपिक है वैद्युत दाब। क्या है बच्चों? वैद्युत दाब। दाब के बारे में आप जानते होंगे थोड़ा सा, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर, हिंदी में बोलेंगे वैद्युत दाब। क्या है बच्चों? ये चीज को ध्यान से आपको समझना है। इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि वैद्युत दाब क्या है, ठीक है। दाब के बारे में आप क्या जानते हैं? दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल क्या कहलाता है? वैद्युत दाब कहलाता है। समझते हैं आप? बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है? वैद्युत दाब होता है। दाब बराबर, सॉरी वैद्युत दाब नहीं होता, दाब सिंपल। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर पी बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसे वैद्युत दाब, सॉरी इसे केवल दाब बोलते हैं। पढ़ाना मुझे वैद्युत दाब है। क्या पढ़ाना है मुझे? वैद्युत दाब। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैद्युत दाब क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो समझेंगे। हमने एक चालक गोला लिया। कैसा चालक गोला लिया बच्चों? चालक। ये जो चालक गोला है, जब इस चालक गोले को मैंने प्लस कैपिटल Q आवेश दिया तो आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से इस तरह से वितरित हो गया। क्लियर? ये चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हुआ। अब बच्चों हमने क्या किया बच्चों कि इस, ठीक है, सतह का एक भाग लिया A और एक और भाग ले लिया B। मीन्स मैंने इस गोले की सतह का ये भाग ले लिया A से लेके B तक, जिसको मैंने थोड़ा सा गाढ़ा किया, ठीक है। और बच्चों यहां पर A से लेके B तक जो सतह है उस पर भी प्लस आवेश फैला हुआ है, ठीक है। और बची हुई जो सतह है, ये जो बची हुई सतह है जिसको मैंने कम डार्क किया है, ये जो बची हुई सतह है, इस बची हुई सतह को थोड़ा सा मैं यहाँ कट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये जो बची हुई सतह है इसको MNP ये भाग बोल देते। तो ये MNP भाग, ये जो MNP भाग है, इस MNP भाग पर, ठीक है, आवेश फैला हुआ है और AB भाग पर भी आवेश फैला हुआ है। जब किसी चालक गोले की सतह पर हम आवेश देते हैं तो आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे गोला है तो एक समान रूप से फैल गया। अब बच्चों उस गोले का थोड़ा सा ऊपर वाला भाग ले लिया मैंने ये, ठीक है। इस वाले भाग पर जो आवेश था, इस वाले भाग पर जो आवेश है, उस आवेश को ये जो नीचे वाली जो सतह थी पूरी, इस भाग पर जो आवेश है वो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जो भी समान आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ये गणना कर लूं कि जैसे मान लिया मैंने इसका क्षेत्रफल है D, ठीक है, AB भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर मैं ये गणना कर लेता हूं कि ये जो AB भाग है, इस AB भाग का क्षेत्रफल मान लो कितना है? D। तो यहाँ पर MNP जो भाग है, ये MNP जो भाग है, इस MNP भाग पर जो आवेश है वो इस AB भाग के आवेश को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी बल लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो ये बल लगाया पर, ठीक है, तो पूरे AB भाग पर कितना बल लगा? सपोज F, और AB भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? D है। तो ये बल जो लगा आवेश के कारण लगा, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? FE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि FE बल लगा, डिवाइड बाय AB भाग का क्षेत्रफल मैंने कर दिया। तो यहाँ पर चूंकि ये बल वैद्युत बल था, इसलिए एकांक क्षेत्रफल पर यही बल वैद्युत दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत दाब। तो वैद्युत दाब की परिभाषा के बारे में अपन बात करते हैं। वैद्युत दाब क्या चीज है? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो चालक की जो सतह होती है, उस सतह के एकांक क्षेत्रफल पर
एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे ही हम वैद्युत दाब कहते हैं। जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, और चालक की सतह पर एक समान रूप से जब आवेश फैल जाता है तो एकांक क्षेत्रफल पर यही बल वैद्युत दाब कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो वैद्युत दाब है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस वैद्युत दाब का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, देखो इस वैद्युत दाब का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखो ये जो चालक गोला होता है, इस चालक गोले के दो भाग ले लेते हैं। एक भाग तो ये मैंने और डार्क कर देता हूं, ए बी भाग लिया, ठीक है, ऐसे, और दूसरा भाग आपका एम एन पी हो गया, दो भाग ले लिया। यहाँ पर ये ए बी भाग बहुत छोटा सा भाग मैंने माना है, ठीक है। इस ए बी भाग के अंदर एक बिंदु ले लेते हैं अपन स्मॉल ए, और इसके जस्ट बाहर ये जो बिंदु बी है वो जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, ये एक चालक गोला है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों होता क्या है कि ये जो एम एन पी भाग पर जो आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेता हूं मैं E2, क्या मान लेता हूं, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा यहां लिखता हूं, ये एम एन पी भाग के कारण तीव्रता कितनी है बच्चों, E2। ए बी भाग, क्योंकि ए बी भाग भी आवश्यक है, के कारण तीव्रता कितनी मान लेते हैं बच्चों अपन, E1 ऐसे, ठीक है। अब बच्चों हमने इस ए बी भाग के अंदर और ए बी भाग के जस्ट बाहर, ये दिखाने के लिए मैंने बाहर दिखा रखा है, ये जस्ट पृष्ठ पर ही है बिंदु बी, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर ये जो एम एन पी भाग है, इस एम एन पी भाग पर जो प्लस आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा सा मैं यहाँ अंदर करके दिखा देता हूँ, अंदर विद्युत क्षेत्र की इस एम एन पी भाग के कारण, इस एम एन पी भाग पर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ऐसे दूर की E2, और ये जो ए बी भाग है, ए बी भाग ऊपर की ओर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 ऐसे, ठीक है। किस पर, इस ए बी भाग के अंदर, ठीक है, एक बिंदु लिया हमने ए, ऐसे ही बी जो बिंदु है, इस ए बी भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 ऊपर, और एम एन पी भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर जाएगी, यानी E2। यानी कि इस चालक गोले के जस्ट बाहर वाला जो बिंदु है, यानी जो पृष्ठ पर जो बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो हैं दोनों ही भाग के कारण E1 और E2 जो हैं वो एक ही दिशा में आती हैं, परंतु अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो हैं E1 नीचे और E2 किधर आती है, ऊपर, यानी विपरीत दिशा में आती है। परंतु हम जानते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं कि चालक गोला अगर, अचालक नहीं, चालक गोला अगर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। अगर चालक गोला है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। इसलिए E in बराबर 0 है। अगर E in बराबर 0 है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो यहाँ कह रहा हूं मैं, ठीक है, E in बराबर 0 तो E in बराबर, दोनों विपरीत दिशा में, तो हम लिख देंगे E1 माइनस E2 बराबर कितना है, 0। तो E1 बराबर क्या हुआ बच्चों, E2, यानी कि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। अंदर भले ही दिशा विपरीत हो लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, तभी तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, उससे हमको पता पड़ता है कि E1 बराबर क्या हो गया, E2। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुनो कि ये जो बाहर का जो बिंदु है, कौन सा वाला बिंदु, ये जो बिंदु B है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकालें तो क्या आएगी, बिंदु B पर तीव्रता क्या होगी बताओ, EB बराबर E1 प्लस E2, ठीक है। अब बच्चों दोनों एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे। फिर हमने देखा कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसलिए EB जो जस्ट बाहर है, इस E1 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2E2। ये चालक गोले के जो जस्ट बाहर बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, 2E2 आ गई, ठीक है।
अब बच्चों यहां पर जब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई तो थोड़ा सा इधर देखते हैं अपन। मैंने लिखा माना कि AB भाग का क्षेत्रफल dA है तथा आवेश dQ है। माना कि AB भाग का क्षेत्रफल dA है तथा आवेश कितना है बच्चों, dQ है। तो आवेश कितना है, dQ है। तो AB भाग का क्षेत्रफल कितना है, dA, तथा आवेश कितना है बच्चों, dQ है। तो ठीक है, dQ आवेश पर MnP भाग पर उपस्थित आवेश के कारण बल, के आवेश के कारण बल F बराबर कितना होगा बच्चों, dQ इंटू EQ होगा, क्योंकि MnP भाग, ये जो MnP भाग है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2। ठीक है, तो ये AB भाग पर जो MnP भाग के कारण जो आवेश उपस्थित था उसके कारण, MnP भाग पर जो आवेश उपस्थित था उसके तो कारण, लेकिन ये बल लगा किस पर, AB भाग पर लगा। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर FAB, AB भाग पर जो बल लग रहा है उसके बारे में बात हो रही है, DQ। ठीक है, यहां पर देखो E2 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, वो MnP भाग पर जो आवेश है उसके कारण तीव्रता है, तो उस पर आवेश की एक ही लेयर है, इसलिए आंसर लिखेंगे हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या चीज है, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या है बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व। जहां सिग्मा क्या चीज है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये आपको मैं कई बार बता चुका, अनंत लंबाई के अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण मैंने बताया था कि आवेश की एक परत हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये भाग AB पर जो बल है, ठीक है, उसका मान आ गया आपके पास। ठीक है, अब जब भाग AB पर बल ही आ गया बच्चों, ध्यान दें, तो क्षेत्रफल की बात कर लेते, तो वैद्युत दाब कहां पर, AB पर। दाब बराबर क्या होता है बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना, FAB बटे क्षेत्रफल DA, जो कि हमने माना, यहां पर मान रखा है। ठीक है, तो बच्चा लोग यहां पर देखें, आप यहां पर FAB का मान कितना है, FAB बराबर आएगा बच्चों DQ इंटू, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो गया बच्चों, DA। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है कि ये DK क्या चीज है, DA क्या चीज है, या DA जो है वो क्या चीज है, AB भाग का क्षेत्रफल। DQ क्या चीज है, AB भाग पर आवेश। अब यहाँ पर सिग्मा क्या चीज है बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं DQ का मान लिखूं, AP भाग पर आवेश का मान लिखूं, तो सिग्मा इंटू क्षेत्रफल DA होगा कि नहीं, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान कितना है, सिग्मा, तो DA क्षेत्रफल पर आवेश का मान कितना हुआ, सिग्मा इंटू DA। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, तो वो तो अपन यहाँ लॉजिक दे देंगे, चूंकि DQ बराबर कितना होगा, सिग्मा इंटू D। ठीक है, इसलिए PAB बराबर सिग्मा, DQ के प्लेस पे लिखेंगे सिग्मा इंटू DA इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, DA। तो DA से DA क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो PAB यानी कि पृष्ठ AB पर वैद्युत दाब का मान आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टार लगा लें इसको, ये वैद्युत दाब हुआ। वैद्युत दाब होता क्या है, एक बार परिभाषा में बोलता हूं, आपको लिखनी है। ठीक है, ध्यान से लिखें, वीडियो को बार बार पॉज करके देखें। वैद्युत दाब क्या चीज होती है कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब ये समान आवेश जब फैल गया है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो आप जानते हो गोला है तो गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, चालक के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है
वो बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत दाब कहलाता है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ वैद्युत दाब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये समान आवेशों में प्रतिकर्षण के कारण बल लगा, और आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको हम वैद्युत बल बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर यही बल क्या कहलाता है, वैद्युत दाब, और उसका सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या चीज होती है, वो जो आपने चालक गोले को जब आवेश दिया था तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान कितना था, सिग्मा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ऊर्जा घनत्व की, ताकि आपका ये जो चैप्टर है लगभग फिनिश हो जाए। फिर कल हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, उस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, छोटे मोटे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें अभी इसमें बच रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर चैप्टर नंबर आपका फिनिश हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसमें हम फिर न्यूमेरिकल में हो सकता है 1-2 वीडियो और बन जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक लास्ट टॉपिक बचता है, ठीक है, वो है ऊर्जा घनत्व। क्या है बच्चों, ऊर्जा घनत्व। देखो एनर्जी डेंसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं, घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी डेंसिटी ये टॉपिक है, लेकिन यहाँ बात वैद्युत ऊर्जा की हो रही है। तो कौन सी ऊर्जा की हो रही है, वैद्युत ऊर्जा की। ठीक है, तो ऊर्जा आपको समझनी है, यांत्रिक ऊर्जा नहीं है, ये कौन सी ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है। तो यहाँ पर एकांक आयतन में जो वैद्युत ऊर्जा होती है, एकांक आयतन में जो वैद्युत ऊर्जा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, देखो यहाँ पर आपके जो सिलेबस में है वो है कि एक चालक गोला आप लें, ये चालक गोला लिया हमने, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। जब इस चालक गोले को हमने आवेश दिया, कितना आवेश दिया साहब, प्लस कैपिटल Q आवेश दिया। कितना आवेश दिया बच्चों, प्लस कैपिटल Q। तो वैद्युत दाब के कारण, जो कि आपको अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, ये समान आवेश जो है बच्चों, ये ठीक है त्रिज्यीय दिशा में जो पृष्ठ होगा, ठीक है, इस चालक गोले का जो पृष्ठ होगा, तो त्रिज्यीय दिशा में इस चालक गोले का जो पृष्ठ है, ठीक है, उस पर बल लगाएगा ऐसे। ये मैंने बल की दिशाएं बताई हैं। त्रिज्यीय दिशा में यानी ये जो गोला है ये न्यू फैलेगा, न्यू फैलेगा, न्यू फैलेगा, ठीक है, न्यू फैलेगा, इस तरह से ये बड़ा गोला बन जाए। तो बच्चों मान लेते हैं, ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक ये जो गोला है, इस गोले के त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो जाती है, dr। क्यों हुई, वैद्युत दाब के कारण। क्योंकि जब हमने इस चालक गोले को आवेश दिया तो आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल गया। जब वो एक समान रूप से फैल गया तो ठीक है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण होने के कारण जो चालक गोले का पृष्ठ था, उस पृष्ठ पर बल लगा। बल लगने के कारण वो जो गोला था वो त्रिज्यीय दिशाओं में ऐसे 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 फैला। तो ये बड़ा गोला हो गया, एक छोटा सा गोला थोड़ा सा बड़ा गोला हो गया। बड़ा गोला हो गया तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि यहाँ पर गोले की त्रिज्या में कितनी वृद्धि हुई, dr। डी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ठीक है हम ये मान रहे हैं कि एक छोटी सी वृद्धि त्रिज्या में गोले को आवेशित करने पर होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर दूसरी बात देखेंगे अपन कि ये जो गोला था, इस गोले का पहले आयतन था 4/3 पाई r क्यूब, पहले आयतन। और अब जो आयतन हो गया बड़े हुए गोले का आयतन 4/3 पाई r प्लस dr, क्योंकि त्रिज्या में वृद्धि होगी ना कितने की, dr की। तो अब आयतन इतना हो गया। तो आयतन में वृद्धि अगर डेल्टा v में निकालूं तो बाद का आयतन v2 माइनस प्रारंभिक आयतन होगा। तो आयतन में वृद्धि डेल्टा v बराबर 4/3 पाई r प्लस dr क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब बच्चों 4/3 पाई ये तो कॉमन आ गया, आपके पास बचा r प्लस dr का होल क्यूब माइनस कितना हुआ r क्यूब। ठीक है, अब बच्चों 4/3 पाई, इसको होल क्यूब को हम खोलते हैं तो ये आएगा r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3ab, ये a और ये b, a प्लस b का होल क्यूब खोलते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab, a प्लस b। ठीक है, ये मैंने a प्लस b का होल क्यूब खोला है, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों r क्यूब, इस तरह।
तो अगर आप यहाँ देखें तो इस आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, डी आर क्यूब अल्पांश वृद्धि है, ठीक है, बहुत छोटे से त्रिज्या में वृद्धि है, उसका भी क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो 0 कर देंगे उसको। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 4/3 पाई, ये 0 हो गया। यहाँ पर 3r dr को अगर हम r से गुणा करेंगे तो 3r² dr, ठीक है, फिर ये 3r dr से गुणा होगा तो प्लस 3r dr²। अब ये dr² जो होगा वो कितना होगा, 0। तो यहाँ पर ये मटेरियल कितना हो गया बच्चों, 0। तो यहाँ पर ये 3 से 3 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो यहाँ पर आयतन में वृद्धि, थोड़ा सा मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखे इसलिए। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 बच गया, पाई बच गया, r² बच गया, ठीक है, और dr बच गया। ये आयतन में वृद्धि आपको मिलती है, ये आयतन। क्लियर। अब बच्चों चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोले के अंदर तो क्या होती है, 0, ये E in बराबर 0। अब ये जो गोला था जिसकी त्रिज्या में वृद्धि हुई, तो अब यहां पर ये जो एरिया है, ये जो बड़ा हुआ आयतन है, इस बड़े हुए आयतन में वैद्युत क्षेत्र है, इस बड़े हुए आयतन, ठीक है। तो इस बड़े हुए आयतन में वैद्युत क्षेत्र है और ये बड़े हुए आयतन का मान मुझको पता है, पता है कि नहीं है, पता है बिल्कुल। अब बच्चों अगर हम बात करें कि ये जो बड़ा हुआ आयतन है, ठीक है, इस बड़े हुए आयतन के बारे में बात करें तो त्रिज्यीय दिशा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था, यानी कि वैद्युत बल लगा था, ठीक है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर उसी बल को हम वो क्या बोलते हैं, वैद्युत दाब बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन हुई और यहां पर त्रिज्या में वृद्धि की डायरेक्शन dr हुई, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा की बात करें, यानी कि एक्चुअल में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण त्रिज्या में वृद्धि कितनी हुई, dr, वो भी त्रिज्यीय दिशा में हुई। वैद्युत दाब यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी त्रिज्या दिशा में ही लग रहा था, इसलिए थीटा बराबर कितना हुआ है, 0। इसलिए ठीक है, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो कार्य बराबर कितना होगा बच्चों, बल Fe, विस्थापन dr, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल cos 0। तो किया गया कार्य, कार्य मीन्स ऊर्जा, कार्य मीन्स ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू dr, ठीक है, ये हुआ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करें पहले, तो बताओ ये जो गोला था, इस गोले के पूरे पृष्ठ पर, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पर बल लग रहा था। हम जानते हैं वैद्युत दाब को, वैद्युत दाब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कितना होता है, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और दाब बराबर होता है बच्चों बल बटे क्षेत्रफल। यहां पर हम कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, पूरे चालक गोले के पृष्ठ पर, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 4πr², क्या हो जाएगा 4πr। तो मुझे यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई बच्चों, Fe, ये 4πr² को इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख देता हूँ, इंटू 4πr²। ये बल Fe का मान मैंने निकाला। क्यों निकाला, इसलिए निकाला, ध्यान दें इधर, ठीक है, आप लॉजिक दे देंगे भी अपन, कोई सी खास बात नहीं है, यहाँ पर लॉजिक दे देंगे, ये इस तरह से मजला कोष्टक लगाओ, चूंकि लिखो बड़े प्यार से, और Pe या वैद्युत दाब E लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, Pe/A जो है, सॉरी, Pe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन A बराबर σ²/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, फिर Fe/A की जगह 4πr² बराबर हो गया σ²/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने Fe का मान ये लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है उसके बारे में बात हो रही है, Fe का मान आया σ²/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr²,
ठीक है, ये तो हमने Fe का माना था इनटू दिया। ओहो, ये क्या चीज हुई, ये तो बढ़ा हुआ आयतन आ गया 4πr² dr। इसका मतलब ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को मैं U से लिख दूं, या ऊर्जा लिख देता हूं σ²/2ε0 इनटू बढ़ा हुआ आयतन। और बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर शून्य होती है, इसलिए ये जो ऊर्जा पूरी पूरी जो कि संचित होगी वो इस बढ़े हुए आयतन में ही होगी, क्योंकि बढ़े हुए आयतन में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अंदर तो तीव्रता कितनी होती है, शून्य। तो इस बढ़े हुए, और फिर मैंने ऊर्जा घनत्व का क्या मतलब बताया था, एकांक आयतन में ऊर्जा, तो बढ़ा हुआ आयतन जो है उसके अंदर ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है, ये भी बढ़े हुए आयतन का भाग दे दूं तो ऊर्जा बटे बढ़ा हुआ आयतन dV बराबर क्या होगा बच्चों, इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या आया बताओ, σ²/2ε0। तो ये जो ऊर्जा घनत्व आया, इस ऊर्जा घनत्व का मान भी σ²/2ε0 आया, यानी कि विद्युत दाब और ऊर्जा घनत्व दोनों के ही अंतर σ²/2ε0 प्राप्त हमको होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊर्जा घनत्व जो है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में लिखो, तो लिख देंगे, क्या परेशानी है, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ऊर्जा घनत्व U बार बराबर होता है बच्चों σ²/2ε0। अब आपसे कहा जाता है कि इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में लिखो, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी गोले, चालक गोले को हम आवेश देते हैं, तो आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, और सतह पर अगर हम सिग्मा E सरफेस इज इक्वल टू होता है, बोलो KQ/R² होता है। इसको अगर हम सिग्मा के रूप में लिखें तो σ/ε0 भी लिख सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियोज में बताया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, ε0 से, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ कि सर 1/2 σ²/ε0², नीचे σ² तो था, ε0 भी स्क्वायर हो गया, इनटू ε0 हो गया, हुआ कि नहीं। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर σ/ε0 को हम क्या बोलते हैं, E सरफेस, यानी कि चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको हम बोल देंगे E² इनटू ε0, यानी 1/2 ε0 E²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बहुत, और ये चैप्टर लगभग आपका फिनिश है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कल ही बन जाए। ठीक है, आप देखते रहें, आपको मजा भी आता रहेगा। बाय, चलो धन्यवाद।